निजामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात का मरकज कोरोना का मरकज बन चुका है। आज सुबह तक सभी 2000 से ज्यादा जमातियों को बाहर निकाल लिया गया और इसके बाद सुबह मरकज को सैनिटाइज किया गया। यहां से निकले गए लोगों की तलाश में 22 से ज्यादा रियासतों में मुहिम छेड़ दी गई है। अब मरकज पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मौलाना मोहम्मद साद पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब उनकी गिरफ्तारी की आवाजें उठ रही है। ऐसे में हम भी आज का मुद्दा में इन्हीं मौज़ूआत पर सवाल करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, कौन कौन है इसका जिम्मेदार। और जब मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा नहीं हो रही थी, बाकियों की नमाज बंद कर दी गई थी, दरगाहें बंद हो चुकी थी, तो मरकज में 2000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी आखिर कैसे, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इस पर आज किसने क्या कहा। इसमें कुल मिला के 2361 लोगों को वहां से निकाला गया, जिसमें से 617 को हॉस्पिटल ले जाया गया है, बाकी को क्वारंटाइन किया गया है। ये 617 वो लोग हैं जिनमें किसी तरह के बीमारी के खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह के सिम्टम्स हैं। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनकी सघन जांच की जा रही है, उनके सैंपल लेके उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। बाकी सब लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। जो इस आलमी मरकजी पूरे प्रोसेस में यहाँ आए थे मार्च के महीने में, उन सब से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं तुरंत अपने आप को मेडिकल फैसिलिटीज़ को सरेंडर करिए। बीमार हैं और छुपा के रखेंगे अपने आप को तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 28-29 मार्च की रात एनएसए अजय डोवाल ने तबलीगी जमात के मौलाना साद से बात की थी। एनएसए ने मरकज में मौजूद सभी लोगों से कोरोना टेस्ट कराने के लिए भी कहा था। एनएसए अजय डोवाल के कहने के बाद ही लोग इस सेंटर को छोड़ने के लिए तैयार हुए थे। तो आपको यह भी बता दें कि आज दिन भर जो आदाद शुमार है उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं हम, और साथ ही बता रहे हैं कि अभी तक 47,961 टेस्ट हो चुके हैं, जो आज वजारत सेहत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इसमें से 816 प्राइवेट लैब्स में टेस्ट हुए हैं और इसके अलावा अभी तक जो 126 लैब्स है वो टोटल इसमें कायम की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो नई लैब्स बन रही है उसमें 51 को अप्रूवल दे दिया गया है और अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक 38 इसमें मौत हो चुकी है। और साथ ही आपको बता दें कि जो आदाद शुमार है वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। तो मरकज निजामुद्दीन के बारे में कल से ही हम डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और ये जानने की दरअसल कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चूक कहां हुई है, कैसे हुई है, कौन कौन लोग इसमें मुलविस है, जिम्मेदारी किस किस की तय होनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आउटपुट एडिटर सैयद अब्बास मेहदी रिजवी स्टूडियो में तशरीफ फरमाए हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आशिफ इकबाल हमारे इनपुट एडिटर, और इसके अलावा जी मीडिया नुमाइंदे शोएब रजा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शोएब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कल इसी वक्त जब हम बात कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, तो आप हमको बता रहे थे और दिखा भी रहे थे हमारे नाज़रीन को कि किस तरीके से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और 34-34 के नंबर्स में क्वारंटाइन किया जा रहा है, लोगों को अलग अलग अस्पताल में ले जाया जा रहा है। कल से लेकर अब तक की रिपोर्ट के बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि जब इन सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया उसके बाद से क्या कुछ सूरत हाल रहा, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट अभी तक क्या कहती है? बिल्कुल शाहबाज, देखिए कल रात के वक्त तक भी लगातार लोगों के जो जाने का सिलसिला था वो जारी था और तमाम लोगों को निकाल लिया गया। सुबह तकरीबन 9 बजे के बाद यहाँ पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उससे जुड़े हुए कुछ लोग पहुंचे थे दिल्ली गवर्नमेंट के। उसके अलावा जो एमसीडी के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और एक तरीके से सैनिटाइज किया गया। पूरे जो दफ्तर है उसको सीज कर दिया गया और सैनिटाइज पूरा किया गया था। एसडीएम वगैरह भी यहाँ, तमाम जो अफसरान हैं वो लोग पहुंचे थे और कई तरह की जो खबरें हैं आज वो आती रही, क्योंकि तमाम जो लोगों को अलग अलग जगहों पर क्वारंटाइन किया गया है, इसके अलावा आइसोलेशन में उनको रखा गया है। उसमें चाहे हम बात करें नरेला की या तमाम जगहों पर जांच की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले खबर और एक तरीके से कहे कि अच्छी खबर नहीं है, कुछ और लोगों के पॉजिटिव होने की भी खबरें आ रही है। एक आंकड़ा, बड़ा आंकड़ा है जो कुछ देर के बाद उसकी पुष्टि भी होगी कि दरअसल कितने लोग पॉजिटिव और पाए गए हैं जिन लोगों की जांच हुई है और तबलीगी जमात में ही वो यहाँ मरकज से उनको ले जाया गया था। इसके अलावा एक खबर ये दिन के वक्त आई कि राजीव गांधी हॉस्पिटल में एक शख्स ने खुदकुशी करने की कोशिश की, 6ठी मंजिल से वहां से कूदने की कोशिश की और हालांकि उसको बचा लिया गया।
तबलीगी जमात का ही वो भी सदस्य था। तो ये तमाम चीजें आज दिन भर अलग अलग तरह की खबरें आती रही, लेकिन जहां तक सवाल है कानूनी कार्रवाई का, उसमें यह नजर आया है मौलाना साहब के खिलाफ क्योंकि एफआईआर दर्ज की गई है, उनके अलावा कई लोगों के खिलाफ और भी एफआईआर है दर्ज की गई है पुलिस के जरिए, और क्राइम ब्रांच जो है वो इसकी जांच कर रही है। मौलाना साहब के बारे में जो हमें जानकारी मिली है वो दिल्ली में ही मौजूद है, और उनके जो करीबी है वो लगातार वो ये कह रहे हैं कि हमसे पुलिस ने किसी भी तरह का राब्ता अब तक कायम नहीं किया है। उनके कुछ देर पहले वकील, क्योंकि मैं निजामुद्दीन में ही मौजूद हूँ थाने के बाहर इस वक्त, कुछ देर पहले उनके जो वकील है तौसीफ खान वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने मीडिया से बात की और ये कहा कि उनके पास कोई एफआईआर की कॉपी नहीं है और किसी भी तरह की जो कानूनी कार्रवाई उनके मरकज, क्योंकि वो कह रहे थे खुद को कि हम मरकज के वकील हैं चूंकि, तो मरकज को कोई भी इस तरह का कोई नोटिस अभी तक नहीं दिया गया है जो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात को कहा। तो कुल मिलाकर अभी भी चूंकि अब ये डिमांड होने लगी है कि मौलाना साहब को गिरफ्तार किया जाए, तमाम तरह की जो बातें वो हो रही है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो या और भी जो प्रदेश है या सूबे हैं, वहां पर भी इस तरह की खबरें लगातार अब आ रही है कि कुछ जो लोग पिछले 10 या 15 दिनों पहले तक मरकज आते रहे और फिर अपने प्रदेशों को लौटे, तो कहीं ना कहीं उनका जो राब्ता है वो दूसरे लोगों से भी हुआ है और कई लोग उनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। तो यकीनन अब एक चैलेंज बहुत ज्यादा प्रशासन, हुकूमत उन सब के लिए बढ़ा हुआ है और वो इस कोशिश में लगे हैं बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना तक, तमाम जगहों पर कि किसी तरह से अगर ट्रेस हो सकते हैं लोग, वो उनको ट्रेस कर ले, ताकि क्योंकि एक दूसरे से ये वायरस फैलता है, संक्रमण जो है वो फैलता है। तो यकीनन सबसे बड़ी जो चुनौती है अब सरकार और प्रशासन के सामने यही है कि तमाम लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने से रोका जाए। इसीलिए लगातार दरख्वास्त और अपील की जा रही है कि कोई भी अगर पिछले कुछ दिनों में 20-25 दिन या 1 महीने पहले भी कोई तबलीगी जमात के मरकज दिल्ली आया है तो वो खुद आगे आकर अपनी जांच कराए, या क्योंकि 14 दिन का तो कम से कम एक वक्त होता है, ये तो कम से कम 15 दिन पहले तक जो भी यहाँ आया हो, या 20 तारीख से पहले या 13 से 16 के दरमियान जो जोड़ हुआ था उसमें भी किसी ने शिरकत की हो, तो वो खुद आगे आकर, कहीं का भी हो, वो आगे आकर अपनी जांच कराए ताकि उसकी जिंदगी के लिए भी ठीक रहे और दूसरों को भी ये वायरस ना फैले अगर वो संक्रमित है। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें अभी चल रही है और सरकार की तरफ से जो बयान आया तो उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी कोशिश यही है, सबसे पहले लोगों की जो जिंदगी है उसको किसी तरह का खतरा ना हो, इसीलिए सबका इलाज किया जा रहा है और जो भी कोशिश सरकार की हो सकती है वो की जा रही है। जी, ये मैं आपसे और भी जानकारी लूंगा। इस वक्त हमारे साथ आशिफ इकबाल भी जुड़े हुए हैं। आशिफ, बहुत सारे इनपुट्स मिलने शुरू हो गए हैं। शोएब हमारे साथ बता रहे थे, शोएब रजा भी हमारे नुमाइंदे के किस किस तरीके से लगातार जो चीजें हैं आगे बढ़ रही है। जो रिपोर्ट्स मिल रही है उसके हिसाब से क्या कुछ कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के अंदर कई सारे लोग बताए जा रहे हैं कि अभी तक उनको उनकी पहचान कर ली गई है, और ये भी कुछ अपडेट मिल रहे हैं कि 7,622 लोगों की जो पहचान है वो अब तक हो गई है जो लोग तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। क्या इस तरह के कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं? हुआ वो सरासर गलत हुआ और ये बात साफ है कि अब यहां से लोगों के तादाद बढ़ने का सिलसिला है। हमने कल भी एक चर्चा की थी कि लगातार जो ग्राफ है वो कोरोना का जो ग्राफ है वो अचानक बूम कर गया। सबसे बड़ी चीज है कि ये कहां से हुआ, तो ये तबलीग के इस मरकज से हुआ। यहां से लोग जिस तरीके से वहां रहे, उनके रहने पे सवाल नहीं है, बल्कि सवाल उस पे खड़े हो रहे हैं कि अगर आप लोग इतने लोग इकट्ठा थे। मैं आपको आशिफ बीच में रोकना चाहूंगा, शुएब कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जी शुएब। बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर पहले दिल्ली सरकार ने जानकारी दी है, बड़ी अहम जानकारी है, जिसमें नए जो पॉजिटिव केस है वो 32 सामने आए हैं। अब तक 152 हो चुके हैं जो केसेस है दिल्ली में। इसमें से मरकज मस्जिद जो केस है उसको अलग से दिल्ली सरकार ने बताया है, तो 53 केस पहुंच चुके हैं। कल 24 थे तो अब 53 जो मरकज मस्जिद केसेस है वो 53 हो गए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो 152 का आंकड़ा दिल्ली में पहुंचा है पॉजिटिव केसेस का, उसमें 53 केस मरकज से, तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है दिल्ली के लिए। दिल्ली में लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद जो केसेस है वो कम होंगे, और 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले हमने देखा था कि एक तरीके से थम से गए थे केसेस आने, लेकिन ये अचानक उछाल आया है और इसका एक तरीके से जो इल्जाम है वो सीधे तौर पर अब मरकज पर लगता दिख रहा है। टोटल 153 केसेस दिल्ली में पॉजिटिव आ चुके हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है।
जी आसिफ, देखिएगा कितना बड़ा ये ग्राफ जो आप बता रहे हैं कि ग्राफ मुसलसल बढ़ता जा रहा है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि मरकज का जो सेंटर है, एक तरीके से कोरोना का सेंटर, वो बनता चला जा रहा है मरकज। बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए, साफ तौर पे ही कल तक जो हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, जब हमने बात करना शुरू किया तो उस समय 1600 का आंकड़ा बताया था जो वहां पे लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बाद हमने ये आशंका जाहिर की थी कि ये सिलसिला और बढ़ेगा, और लगातार सुबह तक ही जब सिलसिला चला और मालूम होता है कि 2367 लोग वहां मौजूद थे। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सबसे जो बड़ी चीज है कि ये लोग जो हर तरफ जो मूव किया उन लोगों ने, अब आप सोचिए कोई राज्य ऐसा नहीं है जो बाकी रह गया हो। तमिलनाडु की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कीजिए, हरियाणा की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, दिल्ली की बात कीजिए, बंगाल की बात कीजिए, तो ये तमाम राज्यों में ये लोग गए। मरकज के लोग जितना ये लोग बाहर घूमे, जितना लोगों से मिले, वो तमाम लोगों को इन्होंने लोगों ने कोरोना वायरस का संक्रमण दे दिया। जी, सबसे जो बड़ी बात थी कि वहां पे जो विदेशी सैलानी थे या विदेशी मेहमान जो आए थे, या ये कह लें कि मरकज में जो लोग पार्टिसिपेट करने आए थे, उन लोगों की वजह से ये बढ़ा। जो सबसे जो बड़ी चीज़ है, जो इस पर हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड में शोएब मौजूद है, हमारे साथ अब्बास मेहंदी मौजूद है। हम लोग ये जरूर सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्या मरकज के लोगों को कोई अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में नहीं बताया गया था? क्या उनको लॉकडाउन के बारे में मालूम नहीं था? क्या उनको जनता कर्फ्यू के बारे में अवेयर वो लोग नहीं थे? आखिर ऐसी गलती उन लोगों से कैसे हुई? क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। दूसरी तरफ जिस तरीके से मौलाना अरशाद की जो ऑडियो वायरल हो रही है, वो भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। और ये सबसे जो बड़ी बात है कि ऐसे लोग जब इस तरह की बातें कर रहे हो, जहां उस वक्त जब आपको ये जानकारी दी जाती है कि आप एक जगह इकट्ठा ना हो, आप जगह खाली करें, अपने अपने लोगों को पहुंचे। अब जरा सोचिए कि जो लोग उस वक्त नहीं गए, जो एक साथ एक जगह रहने के वजह से जो संक्रमण के शिकार हुए, जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए, उनका क्या होगा? अगर वो गलती से अपने अपने घरों में जाकर अपने अपने घर के लोगों से मिले होंगे, तो उन लोगों का क्या होगा? ये जरा सोचिए। ये अभी भी जो आंकड़ा आ रहा है शहबाज, ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है, आदादोशुमार बढ़ सकता है, लेकिन अब सिर्फ दुआ की जा सकती है कि ये आदादोशुमार और ना बढ़े। अब्बास, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि अगर हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो हमने इससे पहले भी कुछ जगहों पर हमने अपने रिपोर्ट्स में दिखाया है नाजरीन को कि 827 टोटल लोग थे जो इस इज्तिमा में शामिल हुए थे। उनमें से 400 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है, उनको पहचान लिया गया है, लेकिन 427 अभी भी जम्मू कश्मीर में बाकी है जिनका कोई अता पता नहीं है। 10 लोग जो बर्मा के लोग थे उनकी भी शिनाख्त हो गई है। इसके अलावा 427 लोगों की पहचान होनी अभी बाकी है। ऐसे में क्या लगता है कि जो हालात है वो बहुत ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर की ही आप क्यों बात करें, जम्मू कश्मीर में तो आज शाम तक सरकार ने, इंतजामिया ने यह कहा था कि जो लोग इज्तिमा में शरीक होने मरकज गए थे वो अपनी अपनी पहचान जाहिर करें, वरना एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। ये जम्मू कश्मीर की में हिदायतें जारी की गई हैं। और जम्मू में रोहिंग्या मुसलमानों के भी जमात में शामिल होने की खबरें हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब एक छोटी सी एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, वहां पर जब 800 साढ़े 800 लोग वहां से शरीक हुए थे, तो फिर आप सोचिए यूपी जैसे रियासत के डेटा कितने बढ़ सकते हैं, बिहार जैसी बड़ी रियासत के डेटा कितने बढ़ सकते हैं। अब तमिलनाडु में जो सुनने में आ रहा है कि 190 लोग शामिल हुए थे। तो इस तरह से जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी तादाद में आज खुद 2361 लोग आज सुबह तक निकाले गए और मरकज को सैनिटाइज किया गया, जिसमें से 617 लोग सैनिटाइज क्वारंटीन किए गए हैं। तो उससे ये साफ जाहिर हो रहा, कल 24 लोग पॉजिटिव थे, आज 29 लोग और पॉजिटिव हो गए। यानी टोटल मरकज के जो पॉजिटिव दिल्ली में जिनकी निशानदेही हुई है वो उनकी तादाद 54 हो गई है। तो आप सोचिए, अभी तो 2 दिन 3 दिन हुए हैं, जैसे जैसे ये बढ़ेगा। और ये देखना होगा कि 2300 लोग तो आज निकाले गए, कब परसों से लेकर आज तक की जो मुहिम थी, उससे पहले जो लोग जा चुके हैं, लॉकडाउन से पहले जो लोग जा चुके हैं, जनता कर्फ्यू से पहले जो लोग जा चुके हैं, वो अपने अपने इलाकों में गए। सरकार, इंतजामिया, रियासतों की सरकारें यही अपील कर रही हैं कि जो जो लोग गए हैं वो अपनी पहचान जाहिर करें, इंतजामिया को मुत्तला करें, ताकि इसको और फैलने से रोका जा सके। तो हमारी एक अपील ये भी है कि जो हजरात मरकज में जमात में शामिल होने के लिए आए थे, जिन जिन इलाकों से आए थे, 22 रियासतें हैं हिंदुस्तान की, 22 रियासतों से लोग आए थे, उन तमाम 22 रियासतों के अवाम से हमारी ये अपील है कि जो जो लोग गए थे
जिन जिन ट्रेन से गए थे, ये भी खबरें आ रही, जिन जिन ट्रेन से गए थे उन ट्रेन के पैसेंजर्स का भी डेटा निकाला जा रहा है और उनकी बोगी और सीट नंबर निकाली जा रही है कि इनके रास्ते में कौन कौन लोग थे। तो हम इंतजामिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमारी ऐसे में अपील यह है कि इस वबा को, इस वायरस को फैलने से बचाने के लिए मरकज में शामिल हुए जमात के लोगों से मेरी अपील है, जी सलाम ये अपील करता है कि आप अपनी अपनी पहचान को जाहिर कीजिए और ईमानदारी के साथ जाकर इंतजामिया को बताइए ताकि और लोगों को बचाया जा सके। अगर इनिशियल स्टेज में है, अगर आप भी शिकार हैं, तो हो सकता है कि आपको हेल्थ सर्विस जब प्रोवाइड की जाएगी, आपको जब जांच पड़ताल होगी, तो हो सकता है कि आप भी इस वबा से महफूज हो जाएं। तो इसमें छिपाने की जरूरत नहीं, बल्कि इसको जाहिर करने की अशद जरूरत है। इसको जाहिर करने की जरूरत है, इसलिए जरूर है। लेकिन आसिफ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं एक शहबाज, मैं एक सवाल शोएब से पूछना चाह रहा हूं क्योंकि शोएब लगातार वहां पे ग्राउंड पे मौजूद हैं और लगातार ग्राउंड की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। शोएब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो एक सवाल का जवाब जरूर चाहता हूं मैं, और तमाम लोग भी जानना चाहेंगे कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां जो फॉरेनर थे उनकी वजह से परेशानी हुई, खासतौर पर इटली के लोग, इटली का भी कनेक्शन नजर आ रहा है, बांग्लादेश का कनेक्शन नजर आ रहा है, तो आखिर क्या ये मालूम हो पाया कि स्टार्ट किस तरीके से हुई है, किस तरह, कौन इसका वजह बना, कैसे हुआ? क्या वो तमाम 216 लोग जो विदेशी लोग थे उनकी वजह से हुआ, या फिर कुछ और बात रही है, या उसमें से कोई ऐसा, तबलीग में से कोई ऐसा बंदा था जो अभी हाल फिलहाल में किसी से बाहर मिल के आया, कहीं से लेके आया? कुछ मालूम चल पाया क्या जांच में? देखिए आसिफ, ये बात सामने आ रही है कि कुछ जो तबलीगी जमात में जो जोड़ हुआ था 13 तारीख से 16 तारीख तक, उसमें कुछ इटली से भी लोग आए थे। और इटली में चूंकि कोरोना वायरस का कहर आप देखें किस तरह से वहां पर है, और उनसे ही ज्यादा जो केसेस है वो फिर उसके बाद, क्योंकि टच में तमिलनाडु में जो सबसे ज्यादा केसेस सामने आए वो इसीलिए आए हैं क्योंकि तमिलनाडु से ज्यादा, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर आए थे और उसके बाद वो वापस चले गए। तो इटली से भी लोग यहाँ पर आए हुए थे। इसके अलावा सऊदी अरब, दुबई और तमाम जो अरब मुमालिक है वहां से भी कुछ लोगों की जो तादाद है वो यहाँ पर आई हुई थी, क्योंकि एक जोड़ बुलाया गया था, यानी कि तमाम लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए। और उस वजह से उसमें अलग अलग मुल्कों से भी थे और अलग अलग रियासतों से भी लोग आए हुए थे। तो पहचान ये भी हुई है कि इटली के भी कुछ लोग थे जो तबलीगी जमात के जोड़ में आए थे, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि इटली और दूसरे मुल्कों में भी हमने देखा है कि किस तरह से जो केसेस है वो बढ़े हैं, तो अभी तक उसी की जांच चल रही है कि दरअसल क्या वहीं से ये तमाम जो वायरस है वो फैला या फिर और भी कुछ वजह है। लेकिन क्योंकि वो हमारे देश में आए हुए हैं, तो सरकार की ये भी कोशिश है किसी तरह से कि उनको वैसे कोई परेशानी उस तरह की ना हो, उनका इलाज मुकम्मल तरीके से कराया जाए। और हर्षवर्धन जो वजीर सेहत है, उनकी तरफ से भी ये सुबह के वक्त बात कही गई थी, मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि ये तमाम चीजें जो सामने आई है उस पर आपका रद्द-ए-अमल, तो उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि सब लोगों की जो जान है वो महफूज रहे। हमारी प्राथमिकता ये है, किसी चीज में उलझना हमारी प्राथमिकता नहीं है, बल्कि हमारे लोगों की जिंदगी बचाना हमारी प्राथमिकता है। तो हम किसी चीज में उलझना नहीं चाहते, सिर्फ इलाज करना इन लोगों का मकसद है। तो यकीनन सरकार अगर जिम्मेदारी निभा रही है तो कोशिश तमाम लोगों को, ऐसे लोग जो लोग यहाँ पर शामिल हुए, जिनको ये लगता है कि शायद वो टच में आए हैं इन लोगों के, तो यकीनन उनको खुद ही आगे आकर अपनी जांच करानी चाहिए, ताकि वो खुद भी महफूज रहे और दूसरे लोगों को भी वायरस ना फैले। इसकी जिम्मेदारी सबको उठानी पड़ेगी। यकीनन सरकार या प्रशासन या इंतजामिया एक हद तक ही अपनी जो कोशिश है वो कर सकता है, लेकिन अगर इतना बड़ा देश, लेटर पे दिखाइएगा जी शहबाज, मैं अभी आपको बता दूं, और शोएब आपकी जानकारी के लिए, अब्बास आपकी जानकारी के लिए भी बहुत अहम है कि अभी होम मिनिस्ट्री की तरफ से गृह सचिव अजय भल्ला का एक पत्र अभी जारी हुआ है। जस्ट अभी आप कह सकते हैं कुछ सेकंड पहले ये जारी हुआ, और ये बेहद अहम पत्र है। हाँ। इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि तमाम राज्य और राज्यों के मुख्य सचिवों को उन्होंने फरमान जारी किया है, आप ये कह सकते हैं कि वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, जो खास तौर पे लॉकडाउन की बात हो रही थी, उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं से ये कारण हो सकते हैं। ये लेटर अभी जस्ट इशू हुआ है और हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि एक सीधी तस्वीरें हैं जो अभी तुरंत अभी लेटर इशू हुआ है और सीधे हमारे पास है, हमारे हाथ में है। उन्होंने तमाम राज्यों को निर्देशित किया है
निर्देशित किया है कि आप राज्य में जो 21 दिन के लॉकडाउन है उसको गंभीरता पूर्वक लागू कराया जाए। गंभीरता पूर्वक लागू नहीं होने से ये तमाम जो मसले सामने आए हैं, जो मसाइल सामने आ रहे हैं, वो तमाम वो वजह है, क्योंकि जिस तरह से परेशानियां बढ़ रही हैं और कहीं इसमें कहीं दो मत नहीं है। गृह मंत्रालय के इस लेटर को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है और इसकी तारीफ भी करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप एक बात समझिए, इस बात को हम बार बार कल से कह रहे हैं जी कि लॉकडाउन की गंभीरता को समझना और गंभीरता को समझाना और उसको लागू कराना ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। ये क्या आपको नहीं लगता है कि राज्य की सरकारें भी यहां फेलवर साबित हुई हैं, चाहे वो दिल्ली राज्य सरकार हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, ये दोनों की जिम्मेदारियां बनती थी। क्योंकि आज समझिए, आज जैसे खबर आई है कि 250 से ज्यादा लोग एक मजनू के टीला के गुरुद्वारे में लोग मिले हैं। अब बताइए जरा कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि 50 लोगों से ज्यादा कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और एक एक जगह ऐसे ऐसी जगहें आ रही हैं, सामने आ रही हैं जहां पे कहीं 2500 लोग मौजूद होते हैं तो कहीं 250 लोग मौजूद होते हैं। एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जब दफा 144 नाफिज कर दी गई थी और उससे पहले यह बता दिया गया था कि 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वो भी उस केसेस के अंदर जब आपके यहां पर कोई शादी हो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। बावजूद इसके प्रोग्राम्स भी होते हैं और निजामुद्दीन थाने की जो दीवार है वो बराबर में मिली होती है। क्या पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की बिल्कुल इत्तला नहीं थी कि वहां पर कितने लोग आ रहे हैं जब दफा 144 नाफिज थी? तो और मैं आपको बिल्कुल, अब बहुत वाजिब सवाल है, इस सवाल का जवाब मैं शोएब से भी लेना चाहूंगा और अब्बास से भी। अब्बास, आप ये बताइए, अभी आपने तमाम बातें कही, आपने कहा कि देखिए जिस तरीके से नियम कानून कायदे, आप भी बार बार ये कह रहे हैं कि जी सलाम भी इस बात की घोषणा कर रहा है, इस बात की लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि कम से कम इस वक्त इस वबा से छुट्टी के लिए, इस वबा को दूर करने के लिए आपको सबसे जरूरी है इस आफत मुसीबत को दूर करने के लिए कि आप घरों में रहें। बार बार हम लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन को पालन करें। शोएब से एक छोटा सवाल और एक छोटा सवाल अब्बास से, मैं दोनों लोगों से बारी बारी जवाब चाहूंगा। पहले अब्बास आप इसका जवाब, और दूसरा शोएब से सवाल है ये है कि शोएब आप ग्राउंड में मौजूद है, क्या आपको वो खबर थी मौजूद, आपके पास मालूम थी कि एक गुरुद्वारे में 250 से ज्यादा लोग वहां पे मौजूद है और उनको कैसे रेस्क्यू करके निकाला गया? पहले अब्बास से ये जवाब, उसके बाद शोएब से भी वो जवाब चाहिए होगा। देखिए, आपने जो सवाल किया, मेरा उस पर जवाब यह है कि हुकूमतें एडवाइजरी आवाम के लिए जारी करती हैं और उन एडवाइजरी पर अमल इंतजामिया कराता है। पुलिस इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है, जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है कि वो उस पर अमल कराए, और कुछ फराइज, कुछ फरीजा खुद शहरी का भी होता है। जब 13 तारीख से लगातार, और 13 तारीख क्यों, वजीर आजम ने तो मार्च के पहले हफ्ते में कह दिया था कि कोरोना वायरस के खतरात को देखते हुए मैं होली नहीं मनाऊंगा। उसके बाद दिल्ली के वजीर आला ने भी कहा कि मैं होली नहीं मनाऊंगा, किसी भी होली की पार्टी में, किसी भी होली मिलन में नहीं जाऊंगा। तो वजह साफ थी कि लोगों की गैदरिंग ना हो। ये मार्च के पहले हफ्ते में, मेरे ख्याल से 3 मार्च को उन्होंने ये वजीर आजम ने कहा। 13 मार्च को ये दिल्ली के सीएम ने कहा कि 200 लोगों की गैदरिंग नहीं हो सकती। 16 मार्च को कहा कि 50 लोगों की गैदरिंग नहीं हो सकती। 21 मार्च को कहा कि 144 नाफिज किया जाता है 22 मार्च से। 24 मार्च को जनता कर्फ्यू नाफिज होता है, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू नाफिज होता है और 25 से लॉकडाउन 24 की रात में 12 बजे से जारी हो जाता है। तो ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे, चाहे गुरुद्वारे में लोग इकट्ठा हो, मंदिरों में लोग इकट्ठा हो, मस्जिदों में लोग इकट्ठा हो या मरकज पर लोग इकट्ठा हो, सवाल उठेंगे, चाहे वो 200 लोग हो, 50 लोग हो या 2000 से ज्यादा के लोग हो। जब मुल्क की मस्जिदों के तमाम बड़े मुफ्तियों ने, तमाम बड़े अइम्मा ने यह ऐलान कर दिया कि जुमे की नमाज नहीं होगी, ये बहुत बड़ा फैसला था कि जुमे की नमाज नहीं होगी। ऐसे हालात में मरकज के लोगों की क्या जिम्मेदारी थी, जमात के लोगों की क्या जिम्मेदारी थी, मौलाना मोहम्मद साहब क्या कर रहे थे? ये सवाल उठेगा और इस सवाल से न मरकज के लोग बच सकते हैं, न तबलीगी जमात के लोग बच सकते हैं। और अगर ऐसे हालात में दरगाह में कोई जमा हो रहा है तो न दरगाह के लोग बच सकते हैं, न मजलिसों में लोग अगर जा रहे हैं तो न मजलिसों के लोग जमा हो सकते हैं। कई सारे लोगों का सवाल है इसके अंदर, जवाब भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर जो शुएब से भी पूछा गया है वो भी सवाल के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिम्मेदारी किस किस की थी और सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। एक ब्रेक के बाद और जल्दी हाजिर होंगे हम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं। आज का मुद्दा में मुसलसल हम बात कर रहे हैं कि जो ग्राफ बढ़ रहा है आखिर उसके पीछे की वजूहात क्या है। क्या उसके पीछे की वजूहात है मरकज के अंदर तमाम लोग इकट्ठा हुए थे, क्या
जो लापरवाहियां बरती गई है मरकज के अंदर उसकी वजह से ग्राफ बढ़ रहा है, या फिर इंतजामिया ने जो एक तरीके से अनदेखी की है उसकी वजह से ग्राफ बढ़ रहा है? ये तमाम चीजें जो है तलाशने की कोशिश हम कर रहे हैं। तमाम खास लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और शोएब, मैं आपसे समझना चाहूंगा जो सवाल आसिफ इकबाल ने पूछा था आप उसका जवाब दें। बिल्कुल, देखिए शाहबाज, जिस तरह से जो बातें सामने आ रही है पूरे लॉकडाउन के सिलसिले में भी, उससे पहले जनता कर्फ्यू का जो मामला था उसको लेकर भी, और उससे पहले वजीर आजम के जरिए जो कहा गया कि होली वो नहीं खेलेंगे, होली का जो त्योहार है वो नहीं मनाएंगे, ये बात सही है। लेकिन एक बात हमें ये समझनी होगी कि 20 तारीख से पहले सीरियसली ये संजीदगी के साथ हमें सोचना होगा कि क्या वाकई मुल्क भर में 20 तारीख से पहले इस तरह का माहौल था? क्या जो कार्यक्रम है कई जगहों पर, चाहे शादियों का मसला हो या और भी चीजें, क्या उनको वाकई रोक दिया गया था? ये बातें तमाम तरह की हो रही थी और कोरोना वायरस के खतरे से सबको आगाह किया जा रहा था। लेकिन मुल्क में तब सबसे ज्यादा लोगों ने इसको संजीदगी से तब लिया जब कर्फ्यू की, जनता कर्फ्यू की बात वजीर आजम के जरिए की गई। तब लोगों को एकदम ये एहसास शायद हुआ कि वाकई ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इससे पहले हमने कई रियासतों में देखा अलग अलग जगहों पर कि चाहे वो दिल्ली के सीएम के जरिए कहा गया हो कि 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, उसके बाद 20 लोगों को कह दिया गया कि 20 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन तब भी ऐसे कई जगहों पर हम काम देख रहे थे, चाहे वो आप पॉलिटिकल चीजें देख लीजिए, मध्य प्रदेश में तो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, एक चीज मैं इसमें करेक्शन करना चाहूंगा, ये बार-बार एक चीज थी, तमाम तरह की कहना चाह रहे हैं आप बस। एक चीज मैं ये करेक्शन करना चाहूंगा कि ये बार-बार ये तो कहा जा रहा है, लेकिन आप ये सोचिए ये दिल्ली सरकार ने दिल्ली में गैदरिंग के लिए मना किया था। तो आप क्या कोई ऐसा वाकया बता सकते हैं कि जब केजरीवाल सरकार ने 16 तारीख से को जब ऐलान किया कि 50 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग ना हो, तो क्या 16 तारीख से या 13 तारीख में जो 100 लोगों की गैदरिंग पर पाबंदी लगाई थी, उसके बाद दिल्ली की बात मैं पूछ रहा हूं, क्या दिल्ली में किसी तरह की गैदरिंग का कोई वाकया आया है सामने? बिल्कुल शाहीन बाग, ये बात शाहीन बाग ही चल रहा था उस वक्त, लगातार ये बातें कही जा रही थी कि हाँ, लेकिन मैं आपको शोएब बता दूं कि शाहीन बाग भी, शोएब मैं आपको पुलिस ने उस तरह से, शोएब मैं आपको बता दूं कि शाहीन बाग में जब 50 लोगों के एक साथ जमा होने पर पाबंदी हो गई थी, तो आपने देखा होगा कि शाहीन बाग में 25 से 30 की तादाद में तख्त लगाए गए थे और हर तख्त पर का एक फासला था उस पंडाल में, और उसमें 25 से 30 लोग बैठे हुए थे। 25 से 30 लोगों के अलावा मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा की तादाद वहां पर नहीं थी। नहीं, वहां ग्राउंड पे ज्यादा होती थी अब्बास, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि जरूर